हेलो गाइस, वेलकम टू फॉर्मिडेबल एकेडमी। हम घटना चक्र की पॉलिटी की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देखिए और मेरे लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो कमेंट करिए। तो चलिए नया लेक्चर शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर लेते हैं। तो शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमें याद रखना है तो उसकी एक ट्रिक होती है जो कि बहुत फेमस ट्रिक है, वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसको कैसे याद रखना है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम का मतलब क्या हुआ? पुराने राष्ट्रपति के आंसू। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में ये जो टीयर्स लिखा हुआ है, टीयर्स में 5 लेटर्स हैं, तो इन 5 लेटर्स से हमारे शुरू के 5 शेड्यूल हम याद कर लेंगे। देखिए कैसे याद करते हैं। टी से क्या याद रखना है? टेरिटरी। अगर हमें टी से टेरिटरी याद हो गया तो शेड्यूल 1 में क्या हो जाएगा? यूनियन, स्टेट्स एंड दियर टेरिटरीज। फिर सेकंड शेड्यूल में क्या होगा? वो ई से याद हो जाएगा। ई से हमें क्या याद रखना है? इमोल्यूमेंट्स। तो अगर इमोल्यूमेंट्स याद आ गया तो इमोल्यूमेंट्स के साथ सैलरीज एंड अलाउंसेस, तो ये ई से याद हो गया। तो हमें 2 शेड्यूल याद हो गए हैं, एक शेड्यूल टी से और एक शेड्यूल ई से। टी से टेरिटरी, ई से इमोल्यूमेंट्स। फिर जो थर्ड शेड्यूल है वो है ए। तो ए से क्या याद करना है? एफर्मेशन एंड ओथ। तो हमें थर्ड शेड्यूल में अफर्मेशन एंड ओथ याद हो गया। फिर जो फोर्थ शेड्यूल है उसे आर से याद करना है। आर से क्या मतलब हुआ? राज्यसभा। तो फोर्थ शेड्यूल में क्या होगा? राज्यसभा में कौन से स्टेट्स को कितनी सीट्स दी जाएंगी वो फोर्थ शेड्यूल में लिखा है। फिर फिफ्थ शेड्यूल में कैसे याद करना है? एस से। एस का मतलब क्या हुआ? शेड्यूल्ड एरियाज़। इसका मतलब फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में लिखा हुआ है। तो हमने 5 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ टीयर्स से याद कर लिए। और ये जो पूरी ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इसे हम पूरे 12 के 12 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के याद कर लेंगे। इसके बाद हमें शेड्यूल 6 याद करना है। तो शेड्यूल 6 किससे याद करना है? इस ओ से। टीयर से तो 5 लेटर हो गए, 5 शेड्यूल्स हो गए। 6th और 7th शेड्यूल ओ और एफ से हैं। तो ओ से कैसे याद रखना है? ओ का मतलब हुआ अदर शेड्यूल्ड एरियाज़, मतलब ट्राइबल एरियाज़ इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 5th शेड्यूल में था शेड्यूल्ड एरियाज़ और 6th में है ट्राइबल एरियाज़ रिलेटेड टू असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM करके इसे याद कर लेते हैं। फिर जो 7th शेड्यूल है वो किससे याद होगा? वो F लेटर से याद होगा। तो जो F लेटर है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब इसमें 3 लिस्ट दी हुई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और ये बताया गया है कि यूनियन लिस्ट पर सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट पर सिर्फ स्टेट कानून बना सकते हैं, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई इनकंसिस्टेंसी होती है रिगार्डिंग किसी प्रोविज़न ऑफ दैट लॉ, तो जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है वो प्रिवेल करेगा टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इनकंसिस्टेंसी। कि अगर दो विरोधाभासी चीज़ें लिख गई, पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और स्टेट ने कोई कानून बनाया सेम विषय पर जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा हुआ है, तो वो जो कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ लिखी है उस पर पार्लियामेंट का कानून प्रभावी होगा। तो हमने 7 शेड्यूल्स याद कर लिए। अब 5 शेड्यूल्स बचे और 5 ही लेटर हैं, OLD एंड PM। तो इस वाले O से हमारा शेड्यूल नंबर 8 हो जाएगा। कैसे याद करेंगे? ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ओ से क्या हो जाएगा? ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो ये जो 8th शेड्यूल है इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की हुई है। और फिर जो 9th शेड्यूल है वो L से हो जाएगा। L से कैसे याद करेंगे? लैंड रिफॉर्म्स, मतलब 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म्स के बारे में दिया हुआ है। और फिर 10th शेड्यूल किससे याद हो जाएगा? D से याद हो जाएगा। D से मतलब डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, इसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। तो शेड्यूल 10 को D से याद रखना है। फिर 2 शेड्यूल बचे 11 और 12,
तो 11वां P से हो जाएगा और 12वां M से हो जाएगा। P से क्या हो जाएगा, पंचायत, और M से क्या हो जाएगा, म्यूनिसिपैलिटी। तो इस तरह से 12 लेटर्स से हमने 12 शेड्यूल्स याद कर लिए। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, अगर इस ट्रिक को हम बार बार रिवाइज करेंगे तो सारे आंसर्स हमें तुरंत एग्जामिनेशन हॉल में याद आ जाएंगे। वही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं याद कराने वाली, वो मैं याद करा दूंगा। जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब 8 शेड्यूल थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और अब हमारे 12 शेड्यूल्स हो गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद टेरिटोरियल डिमार्केशन। सेकेंड शेड्यूल में लिखा हुआ है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सैलरी इमोल्यूमेंट्स, ये याद ही करा दिया था ई से। फिर थर्ड शेड्यूल में लिखा हुआ है टीयर्स, TEA मतलब ओथ एंड अफर्मेशंस। फोर्थ शेड्यूल में आर, राज्यसभा में कौन सी स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी। फिफ्थ शेड्यूल में एस, शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। फिर सिक्स्थ शेड्यूल में अदर ट्राइबल एरियाज़, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM से याद करा दिया। फिर सेवन्थ शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें यह याद रखना है कि अभी इसमें ओरिजिनली कितने सब्जेक्ट्स थे और अब कितने सब्जेक्ट्स हो गए हैं। तो इसमें 97 थे यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में 66 थे और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 थे। अब यूनियन लिस्ट में एक इंक्रीज़ हो गया, 98 हो गए हैं, इसमें 7 कम हो गए, 59 ही बचे, और इसमें 5 इंक्रीज़ हो गए, 52 हो गए। 5 डिक्रीज़ हो गए, 5 इंक्रीज़ हो गए कॉन्करेंट लिस्ट में। तो पहले यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स थे, अब 98 हो गए हैं। पहले स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन अब 59 ही बचे हैं। और पहले कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स थे, वो 52 हो गए। तो इस इंफॉर्मेशन को भी हमें याद रखना है एग्जामिनेशन के लिए। अब इसमें यह दिया हुआ है कि कौन से लिस्ट में कौन कौन से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो जो चीज़ें पूरे भारत के लेवल पर काम करती हैं और भारत सरकार के अंतर्गत हैं, उस पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। जो चीज़ें उत्तर प्रदेश या बिहार या किसी भी स्टेट के लेवल पे काम कर सकती हैं, वो स्टेट लिस्ट में होंगी और उस पर सिर्फ राज्य कानून बना सकते हैं। और जिन विषयों पर दोनों का अधिकार होगा, भारत सरकार का भी और उत्तर प्रदेश सरकार का भी, तो उस पर दोनों संसद भी और राज्य की विधानसभा भी दोनों कानून बना सकते हैं। तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? रेडियो एंड टेलीविज़न, स्टॉक एक्सचेंज, फ्यूचर मार्केट, शेयर मार्केट, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग, सेंसस, इंश्योरेंस, डिफेंस, रेलवेज़, कॉरपोरेशन टैक्सेस, ये सब यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है। इसीलिए सेंसस कौन कराता है? भारत सरकार कराती है। डिफेंस में क्या बोलते हैं? भारत की सेना बोलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पूरे भारत के लेवल पे काम करता है। और अगर जो रेलवेज़ है उसे भारतीय रेल कहते हैं। कॉरपोरेशन टैक्स भारत सरकार के अंतर्गत आता है। अब अगर राज्य स्तर की बात करें तो पुलिस, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, गैस, रेलवे पुलिस, प्रिजन, पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट एंड लैंड रिफॉर्म्स, ये सब स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो चीज़ें याद रखनी है, वो जिनसे एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होता है, वो है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, गैस, और उसके साथ में ही अब यूनियन लिस्ट देख लेते हैं, सॉरी कॉन्करेंट लिस्ट देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, क्रिमिनल प्रोसीजर, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शंस, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग भारत सरकार भी करती है, राज्य सरकार भी करती है। भारत सरकार भी स्कीम चलाती है, राज्य सरकार भी स्कीम चलाती है। क्रिमिनल प्रोसीजर, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग भारत सरकार के भी चलते हैं इसमें स्कीम्स, और फैमिली प्लानिंग में राज्य सरकार की भी चलती हैं। दोनों लोग कानून भी बना सकते हैं। एजुकेशन
ये चीज़ याद रखनी है कि पब्लिक हेल्थ राज्य सूची का विषय है, लेकिन जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट सूची का विषय है। फॉरेस्ट में भी उत्तर प्रदेश सरकार भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर सकती है और भारत सरकार भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर सकती है। मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शंस, जितने भी पर्सनल लॉज हैं उन पर भी दोनों इस तरह के जो विधायिका हैं वो कानून बना सकती हैं। अब पढ़ेंगे 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8th शेड्यूल में ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन अब इसमें 44 लैंग्वेजेस हो गई हैं। इस इंफॉर्मेशन को भी याद रखना है। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में 8 शेड्यूल्स थे, अब 12 शेड्यूल हो गए हैं क्योंकि हमने 4 शेड्यूल ऐड कर दिए। उसी तरह से 8th शेड्यूल में पहले 14 लैंग्वेजेस थी, अब 22 लैंग्वेजेस हो गई हैं। कैसे? तो जो सिंधी लैंग्वेज थी उसे 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया ऑफ 1967। उसके बाद जो 3 लैंग्वेजेस हैं, कोंकणी, नेपाली एंड मणिपुरी, तो जब हम ABCD पढ़ते हैं तो KLMNOP ऐसे पढ़ते हैं। तो KLMN में सिर्फ हमें L बीच का छोड़ देना है, तो क्या बचेगा? KMN बचेगा। तो K से कोंकणी, M से मणिपुरी और N से नेपाली। ये किससे ऐड करी गई? 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड करी गई। तो इसे भी हमने याद कर लिया कि दे आर एडेड बाय 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। और उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, ये 4 लैंग्वेजेस बची। ये 92nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करी गई 2003 से। फिर उड़िया को रीनेम किया गया ओडिया 96th अमेंडमेंट एक्ट से। उड़िया को रीनेम भी कर दिया गया उड़िया। फिर 9th शेड्यूल में क्या है कि 9th शेड्यूल पहली बात, इसमें ओरिजिनली 13 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन इसमें सब्जेक्ट्स हम ऐड करते रहे और अब 282 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। और जो 9th शेड्यूल है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड किया गया था। फिर है 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 10th शेड्यूल में 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से इसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, क्योंकि ओरिजिनली तो 8 शेड्यूल ही थे। 9th शेड्यूल ऐड किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, और 10th शेड्यूल ऐड किया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। उसके बाद 11th शेड्यूल, इसे 73rd से ऐड किया गया, ये तो फेमस है। इसे पंचायती राज भी कहते हैं। और जो 12th शेड्यूल है इसे 74th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया, इसे म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए ऐड किया गया। तो जो पंचायती राज है उसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है उसमें 18 ही सब्जेक्ट्स हैं। इस इंफॉर्मेशन को भी याद रखना है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।